नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं आपके सामने एक गंभीर विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। गत वर्ष 2019 में चीन के वुहान में जो हुआ उसके सारे परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। कोरोना का फैलाव पूरे विश्व भर में हो चुका है। भारत में भी हम कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका एक दूसरा परिणाम यह भी हुआ कि चीन की जो विश्वासार्हता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो विश्व भर में काफी हद तक कम हो चुकी है। अगर चीन की विश्वासार्हता कम हो चुकी है तो क्या यह सही समय है कि भारत विश्व भर में, विश्व के राजकारण में, अर्थकारण में, समाज कारण में अपने नेतृत्व को आगे ले जाएं? अगर आप मेरा मत पूछो तो यह बिल्कुल सही समय है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम इन सारे मतों पर, इन सारी चीजों पर, हमारी व्यूह रचनाओं पर अंदर की ओर देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक चर्चा हो रही है देशभक्ति के मुद्दों के अनुसार कि चीन की वस्तुएं, चीन की सेवाएं हम ना लें, चीन पर पूरा बहिष्कार डालें। अब चीन पर पूरा बहिष्कार डालें, इसकी अपनी एक मर्यादा होती है, क्योंकि जिसे हम WTO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उसके हम सदस्य हैं, चीन सदस्य है, अमेरिका, रशिया, बहुत सारे देश सदस्य हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार हम चीन के यातायात पर, आयात और निर्यात पर कितना बहिष्कार डालें, इसकी अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन क्या हम बाहर देख सकते हैं हमारी विश्व भर की व्यूह रचनाएं क्या हो सकती है? हमें इन व्यूह रचनाओं पर सोचना होगा। चीन की ताकत बढ़ क्यों चुकी है? फिर उसे आप जियोपॉलिटिकल ताकत कहें, यानी राजकीय ताकत कहें, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत कहें, आर्थिक ताकत कहें, इन सारी ताकतों के बारे में हमारी आज चीन के साथ तुलना नहीं हो सकती। मित्रों, आपको पता होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था हमारे अर्थव्यवस्था से 4 गुना बड़ी है। चीन के जो कर्मचारी है, कामगार जिन्हें हम कहते हैं, उनकी कार्यक्षमता हमारे यहाँ के लेबर की तुलना में 60% ज्यादा है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। हमारी महंगाई की तुलना में चीन में महंगाई कम है। महंगाई पर चीन में जारी नियंत्रण रखा गया है। यानी बहुत सारे परिमाणों पर, बहुत सारे मापदंडों पर चीन हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है। इसका मतलब यह है कि चीन का अगर मुकाबला करना हो तो हमें सही ढंग से क्या करना होगा। मैं अंग्रेजी भाषा का यहाँ उपयोग करता हूँ। मैं कहूँगा कि हमें देखना होगा कि हमारी व्यूह रचना होती है कंटेन, ग्रो एंड डिफीट। पहले चीन को रोको, जहां पर हो चीन वहां पर उसे रोको। उस बारे में हमारी व्यूह रचनाएं क्या हो सकती है? चीन को रोकते समय क्या हम अपने आप को बढ़ोतरी दे सकते हैं? अपनी जो रचनाएं हैं, फिर वो सामाजिक रचनाएं हो, आर्थिक हो, औद्योगिक हो, और भी कोई जो रचनाएं हैं, क्या इनको हम बढ़ावा दे सकते हैं? कैन वी ग्रो आवरसेल्फ? इस पे भी हमें सोचना होगा। यानी समांतर तरीके से हमें दोनों बातों पर काम करना होगा। अब मैं कुछ मुद्दों को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला सबसे अहम मुद्दा यह है कि चीन की निर्यात जो अमेरिका को होती है, वो चीन के निर्यात के पूरे ढांचे में लगभग 16-17% है, 16-17% है। अब चीन जो भी निर्यात यूरोप को करता है, दक्षिण कोरिया को करता है, जापान, ताइवान या अमेरिका को करता है, रशिया को करता है, तो चीन ये निर्यात क्या करता है? हमारा इस निर्यात का अभ्यास क्या है? इनमें से कौन सा हिस्सा हम उठा सकते हैं? पहले तो हमें इस बातों पर ध्यान देना होगा। अमेरिका का माहौल जो चीन विरोधी है, अमेरिका में जो माहौल आज बन चुका है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। आज अमेरिका में लगभग 6 लाख से ज्यादा चीनी युवा काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ये चीनी युवा वहां अमेरिका की जो एक लोकतांत्रिक रचना है, उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। अब हमारे जो NRIs है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो अमेरिका में है, क्या ये चीनी भाइयों के साथ वहां अमेरिका में मेलजोल बढ़ा सकते हैं? उन्हें बता सकते हैं कि आपके अपने देश में, चीन में, किसानों पर क्या अत्याचार हो रहे हैं? चीनी किसान कौन सी अवस्था में है? चीन का जो ग्रामीण भाग का लेबर है, वहां का जो कर्मचारी है, उसे चीन की सरकार शहरों में आने नहीं देती। उनकी अपनी आर्थिक और सामाजिक अवस्था बहुत ही कठिन है, बहुत ही बुरी है। अगर चीन के युवा वर्गों को ये पता होगा तो हमें इसे उजागर करना होगा। इसका कारण यह है कि चीन सॉफ्ट और हार्ड माध्यम के द्वारा
अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहा है। यानी चाइना इज ए मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर, ये तो हम मानते ही हैं, लेकिन अपनी मंडरीन भाषा, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपने सारे पुराने विचार, अपना इतिहास, इसके बारे में चीन अपना एक इंप्रेशन जमाना चाहता है यूरोप, अमेरिका में और अन्य बहुत सारे देशों में। तो हमें इसके खिलाफ एक ऐसी व्यूह रचना को अपनाना होगा कि हमारी अपनी एक गरिमा है, हमारा अपना एक अच्छा इतिहास है, हमारी अपनी एक लिगेसी है। तो क्या हमारे अमेरिका में जो भारतीय मित्र, हमारे भाई बहन बैठे हैं, ये वहाँ के चीनी भाई बहनों के साथ मेलजुल बढ़ाकर इस पर क्या कुछ काम कर सकते हैं, इसकी ओर हमें देखना होगा। मित्रों, अब दूसरी बात यह आती है जिसे हम तेल का व्यापार कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। उसमें अमेरिका अब समय निर्भर लगभग हो चुका है, इसलिए अमेरिका का सऊदी अरेबिया में जो इंटरेस्ट कल था वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब अमेरिका सोच रही है कि भाई आप अपनी बात को संभालो, हम अपनी बात को संभालते हैं। अमेरिका के अपने अंतर्गत मामले जो है वो बढ़ चुके हैं, उसकी अपनी कठिनाइयां बढ़ चुकी है। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि 1971 में जब हमने बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा था इंदिरा जी के नेतृत्व में, तो उस समय हुआ क्या था कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ गहरी दोस्ती थी। तो अमेरिका ने अपना 7वां आरमार पाकिस्तान के लगभग लाकर खड़ा कर दिया, हमें डराने का प्रयास किया और हमें एक संदेशा भेजा कि इस युद्ध को खत्म करो, यह युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन उस समय हमारा जो एक सोशलिस्ट मित्र था, जिसे हम उस समय कहते थे यूएसएसआर, आज का रशिया, तो रशिया ने हमारी मदद की, उनका अपना आरमार भेजा, युद्ध हुआ और हमने बांग्लादेश को आज़ादी दी, बांग्लादेश अलग हुआ। मतलब क्या है कि बाद में हम अमेरिका के नजदीक जाते गए। चलो ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि विश्व व्यापार में, विश्व की रचना में, विश्व के सारे कारोबार में कोई आपका सालों साल मित्र नहीं हो सकता, कोई सालों साल शत्रु नहीं हो सकता, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अमेरिका के नजदीक जाते हुए हमने रशिया को थोड़ा अलग कर दिया, रशिया से हम थोड़े दूर चले गए। अब आज क्या हम देखते हैं कि रशिया और चीन की लगभग गहरी मैत्री हो चुकी है। इस मित्रता के द्वारा चीन सारा जो अपना क्रूड ऑयल का मामला है उसे सुलझाना चाहता है। उनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। रशिया को चीन की मदद चाहिए, चीन को रशिया की मदद चाहिए। इसका परिणाम हमारी मित्रता पर बिल्कुल हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी पूरी वैश्विक रणनीति में क्या हम वापिस रशिया के नजदीक जा सकते हैं। रशिया में पुतिन साहब का कारोबार है, पुतिन साहब की रशिया में छवि क्या है, पूरे विश्व भर में छवि क्या है, पश्चिम में पुतिन साहब की छवि क्या है, यह विषय अलग चर्चा का हो सकता है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि अगर हम रशिया के साथ वापिस हमारी मित्रता को बढ़ावा देते हैं तो हम उस माध्यम के द्वारा चीन को एक शह दे सकेंगे कि भाई रशिया सिर्फ आपका मित्र नहीं है, तो रशिया हमारा भी मित्र है। अब तीसरा मुद्दा यहाँ यह आता है जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, BRI कहते हैं। इस माध्यम से चीन ने एशिया, अफ्रीका और कुछ हद तक यूरोप को एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया है। एक रास्ता चीन बनाना चाहता है। अब इसमें काफी देश सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन इस सारे प्रोजेक्ट में चीन की छवि अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका इसमें शामिल हुआ है। श्रीलंका को चीन ने कर्जा दिया। चीन ने कहा आप शामिल हो, लेकिन आपकी जो मदद है ये मदद कर्जे के स्वरूप से होगी। अब श्रीलंका जानती है कि ये कर्जा श्रीलंका दे नहीं सकता, तो श्रीलंका ने कुछ फायदे चीन को दे दिए। लेकिन अब श्रीलंका जान चुका है कि भाई इस BRI के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन यहाँ वहाँ इंटरफेरेंस कर रहा है। स्थानिक पॉलिटिक्स में, अर्थकारण में चीन आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारे शरीक देशों को अब ये मालूम हो चुका है कि चीन की अपनी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा जो जियो पॉलिटिकल है, उस पर चीन काम करना चाहता है। अब देखिए, अगर ब्री के माध्यम से चीन की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, चीन की लाइबिलिटी बढ़ चुकी है, चीन की विश्वासार्हता कम हो चुकी है, तो ब्री में जो भी सदस्य देश हैं, क्या उनके साथ हम भाईचारा बढ़ा सकते हैं? उन्हें बता सकते हैं कि भाई आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। अब हम क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 60% युवा वर्ग है, काफी होशियार है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। यहाँ के हमारे जो व्यापारी है जो 6 करोड़ की आबादी में है, जिसे हम SME कहते हैं, हमारे यहाँ की उद्योजकता बहुत बढ़िया है। इन सारी बातों का फायदा उठाते हुए हम एक जो छोटे छोटे देश हैं उनकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। एक बड़ा संगठन वहाँ हम बना सकते हैं। अब देखो, चीन नेपाल में पहुंचा है, पाकिस्तान में तो है ही है,
म्यांमार में जा चुका है, वियतनाम में है, श्रीलंका में है। यानी मतलब क्या है, चीन ने हमें घेर कर रखा है। तो क्या हम उसी व्यूह रचना को अपनाते हुए चीन को घेर सकते हैं? अब चीन के ऊपर मंगोलिया है, चीन के आसपास 3-4 मुस्लिम राष्ट्र है जो कल यूएसएसआर का भाग थे, जैसे कजाकिस्तान है। तो ये जो मुस्लिम राष्ट्र है, इन मुस्लिम राष्ट्रों के साथ, मंगोलिया के साथ क्या हम हमारा भाईचारा, हमारी लेन देन बढ़ा सकते हैं? हमें चीन को संदेशा देना है कि भाई एक तरफ तो हम आपसे डरते नहीं है, लेकिन हम अपना एक नेटवर्क, अपना एक संगठन बना रहे हैं। अब यही मुद्दा लागू होता है जिन्हें हम खाड़ी देश कहते हैं, अरब प्रांत के देश कहते हैं। यहाँ चीन अपना प्राबल्य, अपनी जो बढ़त चीन बढ़ाता जा रहा है, उसे भी हमें रोकना होगा। अब देखिए ना, हमारे भारत में इंडोनेशिया के बाद बड़ी मात्रा में मुस्लिम आबादी है। हम इस्लाम को अच्छी तरह जानते हैं, यानी सूफीज़म और सलाफिज़म को हम अच्छी तरह जानते हैं, शिया और सुन्नीवाद को हम अच्छी तरह जानते हैं। यानी मैंने जब ओमान के सरकार के लिए और सेंट्रल बैंक के लिए वहाँ काम किया था, फिर वो इस्लामिक बैंकिंग के लिए हो, इस्लाम के जरिए हो, वहाँ के अर्थकारण के लिए हो, मैंने जाना कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में, अरब राज्यों में और देशों में हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी आदर की भावना है, सम्मान की भावना है। उनका अर्थकारण हम लोग चला रहे हैं। अब इस माध्यम को अपनाते हुए क्या हम, जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं और ईरान कहते हैं, इन दो शिया और सुन्नी राष्ट्रों में जो अभी एक समस्या जारी है, क्या उसको हम खत्म कर सकते हैं? यानी अगर ये समस्या शिया और सुन्नी के बीच में है, उसे अगर हम खत्म कर सकते हैं तो हम वहां से चीन का जो नेतृत्व है उसे हम मिटा सकते हैं। यानी मुस्लिम देशों का नेतृत्व धीरे धीरे जो चीन अपना रहा है, उठा रहा है, हमें उसे शह देना होगा, उस पर मात करनी होगी। और हमारी ये पूरी योग्यता है, हमारी काबिलियत है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम जो आगे बढ़ता गया, इस्लामी संस्कृति जो भारत में हमें देखते हैं, जिसका हम आनंद उठाते हैं, जिसका हमने अभ्यास किया है, जिसको हमने अपनाया है, उसी माध्यम के द्वारा अरब देशों में जो एक इस्लामिक भाईचारा होना चाहिए, उसे हम बिल्कुल बढ़ावा दे सकते हैं। अब और एक अगला मुद्दा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जिन्हें हम बुद्धिस्ट कंट्रीज कहते हैं, फिर वो जापान हो, मंगोलिया हो, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, भूटान हो, और भी जो भी बुद्धिस्ट देश है, जिसमें श्रीलंका है, हाँ, ये जो सारे बुद्धिस्ट देश है, इनके साथ क्या हमारा भाईचारा बढ़ सकता है? अब बुद्ध धर्म का जन्म तो भारत में हुआ, यहाँ उसका विस्तार हुआ, यहाँ से वो बाहर गया। गौतम की जो एक प्रतिमा बहुत ही प्रतिभाशाली है, इसको जापान ने उठाया। अब जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, एक जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं, इनके साथ हमारी मित्रता बढ़नी चाहिए। इस संगठन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये इसलिए है कि हमारा जो एक व्यापार है, सांस्कृतिक चलन वलन है, ये अगर हम आगे बढ़ाते गए तो हमें चीन को एक संदेशा देने का अवसर मिलेगा कि भाई ये सारे जो बुद्धिस्ट देश है ना, इनको हम संवर सकते हैं, इनके साथ हम व्यापार और बढ़ा सकते हैं, मित्रता को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए चीन की खूबियां क्या है। चीन बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकता है, जिसे चीन का हम स्केल कहते हैं। चीन की बैंकिंग जो सिस्टम है, उस पर चीन का नियंत्रण है। चीन की निर्णय प्रक्रिया जो है वो काफी स्पीडी है, वेगवान है। चीन की ब्यूरोक्रेसी वहाँ के व्यापारियों के लिए अच्छा काम कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, वो चीन के सपने पर, ड्रीम पे बहुत ही बढ़िया रूप से काम कर रहा है। अब इन सारी बातों पर मात करना हो तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ भारत में स्केल अप करना होगा। इसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है। क्या ये पूंजी जापान दे सकता है? क्या ये पूंजी यूरोप दे सकता है? यूरोप की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हम यहाँ स्केल अप करने के लिए ला सकते हैं क्या? देखिए ना, जापान ने अपनी बहुत सारी कंपनियों को पहले ये संदेशा दिया है कि भाई चीन से अपना कारोबार कम करो। ये एक दिन, एक साल में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। जापान ने पहचाना है, दक्षिण कोरिया ने पहचाना है, ताइवान ने पहचाना है कि भाई अब चीन से थोड़ी दूरी रखने में ही अपना फायदा है। इस दूरी का हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या है, हमारे यहाँ की निर्णय प्रक्रिया क्या है, हमारे यहाँ की बैंकिंग सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ की इंश्योरेंस सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ के लेबर लॉज क्या है, इन पे हमें बहुत अच्छा काम करना होगा। हमारी लेबर की, कर्मचारियों की कार्यक्षमता हमें बढ़ानी होगी। हमारे जो बैंकिंग प्रणाली के नियम है, इंश्योरेंस के नियम है, इन सारे नियमों पर हमें वापस सोच विचार करना होगा कि भाई जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, फंड रेजिंग कहते हैं,
ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इस पे गए 3 दशकों में चीन ने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर यही काम हम यहाँ कर सकते हैं, चीन की कुछ व्यूह रचना को हम अपना कर चीन को ही हम मात दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये बात जरूरी, इस बात पर जरूर काम करना होगा कि जो भी कंपनियां यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, साउथ कोरिया, जापान से, ताइवान से, या फिर मैं कहूं ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू से यहाँ आना चाहती है, क्या हमारे यहाँ की निर्णय क्षमता, निर्णय प्रक्रिया, फंड रेजिंग की प्रोसेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो सारी बातें हैं, क्या इनको बढ़ावा दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंडक्टिंग बिजनेस। हमें इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। यानी रातों रात 1 महीने में कोई चीन में जाकर अपनी कंपनी खड़ी कर सकता है, अपनी फैक्ट्री बना सकता है। चीन सरकार जिम्मेदारी लेता है वहां के कर्मचारियों के बारे में, वहां की निर्णय प्रक्रिया के बारे में, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इतनी बड़ी लागत लगनी हो तो उसके लिए पूंजी तो बड़ी आवश्यक होती है। ये पूंजी हम जापान से ले सकते हैं, ये पूंजी हम जर्मनी या यूरोप से ले सकते हैं, ये पूंजी हम अमेरिका से ले सकते हैं। लेकिन इस ढंग का नेतृत्व हमें इस अर्थ कारण के लिए देना होगा। अब मैं अगली बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी और एक महत्ता है जो चीन के पास नहीं है, हमारी यहाँ की उद्योजकता, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, R&D कहते हैं। तो हमें R&D को बढ़ावा देना होगा। लेकिन वहाँ पर हमारी जो सिद्धता है वो चीन के मुकाबले बहुत ही कम है। मैं अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहूँगा। मैंने मेरे एक किसी मैनेजमेंट मॉडल के लिए पेटेंट के लिए अर्जी कर रखी है। गए 8-9 साल हुए मेरा पेटेंट मुझे नहीं मिल रहा है। चीन पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में अमेरिका के बाद बहुत ही अग्रेसर देश रहा है। मुद्दा यहाँ ये आता है कि अपना सारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ढांचा है उसे हमें सुधारना होगा। जिससे होगा क्या, जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड ऐसे जो देश हैं जो R&D पे विश्वास रखते हैं, आजकल अमेरिका भी R&D पे विश्वास रखना अमेरिका ने प्रारंभ किया है। अगर इन देशों को हमें यहाँ लाना होगा तो हमें देखना होगा कि हमारी पेटेंट और कॉपीराइट की व्यवस्था जो है उसे हमें एक आमूलाग्र बदल उसमें लाना होगा। अगर ये बदलाव हम ला सकते हैं तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां जो R&D पर काम करना चाहती है, हमारे यहाँ के ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतने सारे इंजीनियर्स हमारे यहाँ जो बड़े चालाक है, होशियार है, हम उनका बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। एक फर्क है हमारे यहाँ के इंजीनियर्स कर्मचारियों में और चाइना के कर्मचारियों में। चाइना के कर्मचारी ये ज्यादातर रोबोटिक काम करने में माहिर है, वहाँ उनकी कार्यक्षमता बहुत बढ़िया है। लेकिन जिसे हम सोच विचार कहते हैं, कल्पना क्षमता कहते हैं, इनोवेटिव माइंड कहते हैं, वह हमारा एक, हम कहें कि भाई बड़ी मात्रा में चाइना के खिलाफ, चाइना की तुलना में यहाँ है और वहीं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आज सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में हमारे भाई बहन जो बड़ा पराक्रम वहाँ दिखा रहे हैं, फिर वो IT सेक्टर में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो और किसी अन्य क्षेत्रों में है, क्या यह पराक्रम हम भारत में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ की मानसिकता को बदलना होगा, उस पर बड़ा काम करना होगा। अब इसका मौका अगर आज ना हो तो शायद ये मौका हमें कल नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, मेरा ये सोचना है कि चीन की सारी जो व्यूह रचनाएं हैं उनका एक अभ्यास करते हुए हमें पहले चीन को कंटेन करना होगा, चीन को रोकना होगा। चीन को रोकते समय दूसरे माध्यम से समांतर रीत्या हमें यह भी देखना होगा कि हमारी सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कार्यक्षमता, हमारा पूंजीकरण यानी कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अब मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं। जैसे मैंने कहा, चीन में कृषि व्यवस्थापन बहुत ही बुरी हालत में है। वहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्था है वो बुरी हालत में है। लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रामीण व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो कृषि व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, हमारे किसानों की समस्याएं हैं, किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलता है। यहाँ जिसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, वितरण कहते हैं, वो ठीक नहीं है। मानसून पर हम बहुत हद तक निर्भर होते हैं। अगर हम कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, कृषि व्यवस्था में किसानों को इंश्योरेंस दे सकते हैं, अच्छे दाम दे सकते हैं, तो हमारे साथ यूरोप, अमेरिका, इधर ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जापान जुड़ सकता है। कृषि व्यवस्था यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। गए 3000 सालों से यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, हमारा जो एक कृषि कल्चर है, कृषि संस्कृति है, यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को हमें आगे ले जाना होगा। उसमें हमें नए भागीदार ढूंढने होंगे, इन भागीदारों के साथ हमें काम करना होगा। लेकिन ये काम करते समय कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना,
पूरे कृषि व्यवस्था की वैल्यू चेन को बढ़ाना, हमारे कृषकों को, किसानों को अच्छा दाम देना, इंश्योरेंस देना, इन सारी बातों पर हमें काम करना होगा। तो मित्रों, मेरा यही मत है कि कंटेन, ग्रो एंड देन डिफीट चाइना। कोई एक देश पूरी तरह से डिफीट कभी नहीं होता है। हमें इतना ही कहना है कि क्या हम चीन को रोक सकते हैं, तो हम बिल्कुल रोक सकते हैं। अब कुछ मेरे श्रोता कहेंगे कि ये तो बड़ी लंबी व्यू रचना हो गई, क्या इस पे हम काम कर सकते हैं? मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपको पर्वत चढ़ना हो तो पहले तो हमें एक खुद पर विश्वास रखना होगा कि ये पर्वत हम चढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें प्रारंभ करना होगा। देयर शुड बी ए बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग। आज वुहान के कारण, BRI के कारण, चीन के जियोपॉलिटिकल एम्बिशन के कारण जो चीन की विश्वासार्हता घटी है, चीन का अपना GDP का वृद्धि का दर घटा है, चीन के खर्चे बढ़ चुके हैं, चीन का लेबर बहुत ही एक्सपेंसिव है, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे पुराना होने लगा है, चीन की अपनी समस्याएं बढ़ चुकी है। तो चीन का जो इकोनॉमिक ढांचा है वो सोशल स्तर पर आने वाले दशकों में कितना टिक पाएगा, इसके बारे में मेरे मन में भी संदेह है। लेकिन इस संदेह को बढ़ावा देते हुए चीन के खिलाफ हमें एक बड़ा मोर्चा निकालना होगा। इस मोर्चे पे हमें काम करना होगा। फिर ये मोर्चा हमारा खाड़ी देशों में होगा, अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा, बुद्धिस्ट देशों में होगा, ईस्टर्न जो हमारा भाग है पूरे विश्व का, इस ईस्टर्न भाग में होगा जिसे हम ताइवान या साउथ कोरिया, जापान कहते हैं, वहां होगा, दक्षिण अमेरिकाई देशों में होगा। हर जगह हमें ये काम करना होगा। तो मित्रों, मैं यहाँ मेरा विषय समाप्त करता हूं। मैं मेरी बात दोहराता हूं कि लेट अस कंटेन चाइना, साइमल्टेनियसली लेट अस ग्रो एंड देन लेट अस अटेम्प्ट टू डिफीट चाइना। ये हो सकता है अगर हम इस प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सारी बातें सुनी, मेरे सारे विचार सुने। अगर आपके कुछ सुझाव हो, आपके कुछ विचार हो, तो आप बिल्कुल मुझ तक पहुंच सकते हो, इन विचारों को मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसमें हम सभी का भला है, हमारे देश का भला है और सारे विश्व का भला है। जय हिंद, सबको नमस्कार।